Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on aerodynamics, that is module 8. So this time I will be making video series based on submodule 8.4, that is stability and dynamics. Okay, so here I will be talking about what is longitudinal stability, directional stability and lateral stability. So that is why I'm going to prepare several videos, because in one video I cannot cover all these three topics. So watch all my videos based on this subtopic, as I am going to cover maximum DGCA question based on this particular topic. So watch video till the end to ensure that you have not missed anything. So let's get started. सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी के अंदर स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या है, डायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है। ये सारे टॉपिक्स हमने पुराने वीडियो में देखे थे। अभी इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्टेबिलिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोलेबिलिटी क्या है, मैन्योरेबिलिटी क्या है। ये तीनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ऑल्सो हम लोग ये बात करेंगे कि एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो मैंने पुराने वीडियो में बोला था कि अपकमिंग वीडियो में आपसे एक्सिस की भी बात करूंगा कि हम जिन स्टेबिलिटी की बात करें वो किन एक्सिस के अबाउट हैं, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं इन पॉइंट्स में कि क्या है। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं इस वीडियो के लिए। स्टेबिलिटी, जो हमने कहा कि इनिशियल टेंडेंसी है एयरक्राफ्ट की, उसकी ओन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ एयरक्राफ्ट के ऊपर और फोर्स रिमूव करता हूँ तो एयरक्राफ्ट का पहले डिस्प्लेस होना और वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, फ्लाइट पाथ पे आ जाना, मतलब वो इसकी स्टेबिलिटी है। तो ये एयरक्राफ्ट की खुद की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है किसी फोर्स की वजह से और वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। कंट्रोलेबिलिटी क्या है? पायलट का एक्शन। पायलट ने क्या किया? रडर को प्रेस किया और रडर ने डिफ्लेक्ट हुआ। रडर डिफ्लेक्ट हुआ तो जो फ्लो है, मतलब एयर फ्लो है, उसको डेविएट किया। बिकॉज कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब फ्लो का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ये हो गया कंट्रोलेबिलिटी, मतलब पायलट के हिसाब से एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस का मूवमेंट, ये हमारा कंट्रोलेबिलिटी में आता है। ये स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल बोथ अपोजेस टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। स्टेबिलिटी खुद की टेंडेंसी एयरक्राफ्ट की कि डेविएट हुआ फिर वापस से आ गया, बट कंट्रोलेबिलिटी क्या है? पायलट जैसा चाहता है उस हिसाब से उस कंट्रोल सरफेस को मूव करेगा और उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट अपना फ्लाइट पाथ चेंज करेगा। दिस इज व्हाट कंट्रोलेबिलिटी। फिर थर्ड टर्म आता है मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी में क्या होगा? ये कंट्रोलेबिलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेबल है कि पायलट ने अगर कंट्रोल सरफेस चेंज किया है, मतलब ही वांट टू रोल, ही वांट टू पिच और ही वांट टू यॉ, तो उसके अकॉर्डिंगली एयरक्राफ्ट कैसे मैन्यूवर कर रहा है, ये कहलाती है मैन्यूवरेबिलिटी। ये मैन्यूवरेबिलिटी ये भी एयरक्राफ्ट की ओन कैरेक्टरिस्टिक है, बट डिपेंड करती है कंट्रोलेबिलिटी पे। देखते हैं अभी पॉइंट वाइज हम लोग। ओके, एयरक्राफ्ट मस्ट हैव sufficient stability to maintain uniform flight path and recover from various upsetting force। तो ये हमने पढ़ा था पुराने वीडियो में कि सफिशिएंट स्टेबिलिटी होनी चाहिए एयरक्राफ्ट के अंदर ताकि वो यूनिफॉर्म फ्लाइट पाथ फॉलो कर पाए। अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो वापस आ जाना चाहिए। और रिकवर फ्रॉम वेरियस अपसेटिंग फोर्सेस, तो रिकवर होने की भी टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म फ्लाइट पाथ फॉलो कर पाएगा। अब टू अचीव बेस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए क्या कर बोलता है कि एयरक्राफ्ट मस्ट हैव अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द मूवमेंट ऑफ कंट्रोल। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो एयरक्राफ्ट को पायलट जैसे भी कंट्रोल करे, मतलब जैसे भी कंट्रोल, मान लीजिए वो एलरॉन को ऑपरेट करना चाहता तो एलरॉन को प्रॉपरली रेस्पॉन्स करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, टू अचीव बेस्ट परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट मस्ट हैव अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द मूवमेंट ऑफ कंट्रोल। Now, control is the pilot action of moving the flight control, providing the aerodynamic force that induces the aircraft to follow a desired flight path। तो यहाँ पे वही बात आ गई, कंट्रोल क्या है? पायलट का एक्शन है। पायलट इंडिकेट कर रहा है, पायलट यूज़ कर रहा है फ्लाइट कंट्रोल्स को, उसके हिसाब से एरोडायनेमिक फोर्सेस का चेंज होना। When an aircraft is said to be controllable, it means that aircraft respond easily and promptly to the movement of control। तो जब भी अगर एयरक्राफ्ट को बोला गया कि वो कंट्रोलेबल है, इसका मतलब क्या है? एयरक्राफ्ट पायलट को ईजिली रेस्पॉन्ड कर रहा है। पायलट ने बोला एलरॉन को ऑपरेट करना है तो एलरॉन प्रॉपरली ऑपरेट करेगा। अब कोई भी कंट्रोल सरफेस अगर डिफ्लेक्ट होगा तो वो फ्लो बिहेवियर भी चेंज करेगा। तो मूविंग द कंट्रोल सरफेस ऑन एन एयरक्राफ्ट चेंजेस द एयर फ्लो ओवर द एयरक्राफ्ट सरफेसेस। Last point in this slide, causing changes in balances of the forces acting to keep the aircraft in flight SLF। मतलब क्या है
कि अगर मैंने कोई कंट्रोल से, मान लीजिए मैंने एलरॉन को डिफ्लेक्ट किया, तो एलरॉन को डिफ्लेक्ट किया तो अभी क्या होगा, फ्लो बिहेवियर चेंज हो जाएगा एलरॉन के अराउंड में। अगर फ्लो बिहेवियर चेंज होगा तो ऑब्वियसली फोर्सेस भी चेंज होंगे। उन्हीं फोर्सेस के कारण अगर एलरॉन का ऑपरेट एक ऊपर और एक नीचे जाता है, मतलब अगर राइट विंग का अप गया और लेफ्ट विंग का डाउन गया, तो उसके अकॉर्डिंगली एयरक्राफ्ट मेरा रोल होने लगेगा। तो बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन फ्लो बिहेवियर एंड बिकॉज ऑफ फ्लो बिहेवियर फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ मेरा कंट्रोलेबिलिटी, मतलब इस तरीके से पायलट के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि पायलट ने कौन सा कंट्रोल सरफेस यूज़ किया है और किस कंट्रोल सरफेस ने कैसा फ्लो को चेंज किया है। नाउ इन्हीं तीनों के लिए सेपरेट डेफिनेशन। स्टेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एयरक्राफ्ट दैट टेंड टू कॉज इट टू फ्लाई इन SLF। हैंड्स ऑफ मतलब स्टेबिलिटी एयरक्राफ्ट की खुद की टेंडेंसी हो गई कि वो SLF में मूव करता रहे, अगर चेंज हुआ अपने पाथ से वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। मैन्योरेबिलिटी क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है एयरक्राफ्ट की, टू बी डायरेक्टेड अलोंग द डिजायर्ड फ्लाइट पाथ। यहाँ पे वर्ड है डिजायर्ड फ्लाइट पाथ की कंट्रोलेबिलिटी पे डिपेंड है। पायलट ने अगर इसमें नोज अप टेंडेंसी दे रखी है तो नोज अप पे मैन्योर करना चाहिए एयरक्राफ्ट टू विद स्टैंड द स्ट्रेसेस इम्पोज। तो इसके साथ ही इसके रेस्पेक्ट में जितने भी स्ट्रेसेस बोले तो एयर फ्लो की स्ट्रेसेस जो भी इस पे लग रहे होंगे उन्हें ये रजिस्ट भी करता रहेगा, वो भी लेता रहेगा। लास्ट है कंट्रोलेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ द रेस्पॉन्स of an aircraft to the pilot's command when maneuvering the aircraft. So this is what stability, maneuverability and controllability. कंट्रोलेबिलिटी और मैनेबिलिटी कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है, वेयर एज स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल अपोजेस ईच अदर। स्टेबिलिटी एयरक्राफ्ट की खुद की कैरेक्टरिस्टिक है जो SLF में स्टेडी लेवल फ्लाइट में मेंटेन रखने की कोशिश करती है एयरक्राफ्ट को। कंट्रोलेबिलिटी क्या है, पायलट के कमांड पे बिहेवियर ऑफ द एयरक्राफ्ट और फ्लो का चेंज होना और उसी के रेस्पेक्ट में मैन्योर होना, ये कहलाती है कंट्रोलेबिलिटी। सो मूव करते हैं आगे। तो मैन्योरेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय वेट, एयरक्राफ्ट का वेट, इनर्शिया, साइज, लोकेशन ऑफ फ्लाइट कंट्रोल, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, पावर प्लांट यानी कि इंजन्स, या फिर एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक, इन सब पे मैन्योरेबिलिटी डिपेंड करती है। कंट्रोलेबिलिटी अगेन, बट आपको यहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी में ये दोनों वर्ड याद रखने, फ्लाइट पाथ एंड एटीट्यूड। कंट्रोलेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट टू रेस्पॉन्ड टू द पायलट्स कंट्रोल स्पेशली विद रिगार्ड टू फ्लाइट पाथ एंड एटीट्यूड। कौन से फ्लाइट पाथ पे मूव कर रहे हैं, हम बैंक करने वाले हैं या नोजअप करने वाले हैं, और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द एयरक्राफ्ट रेस्पॉन्स टू द पायलट कंट्रोल एप्लीकेशन व्हेन मैन्यूइंग द एयरक्राफ्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक। देन अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट की। तो 3 एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेटरल एक्सिस एंड आपकी ये हो गई वर्टिकल और डायरेक्शनल एक्सिस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई आपकी नोज से टेल के लिए, लेटरल एक्सिस हो गई विंग टिप से विंग टिप, और वर्टिकल एक्सिस आपकी इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट करता है। तो अब 1 बाय 1 बात करते हैं इन एक्सिस के ऊपर। ठीक है, पहले देखें आप, यहाँ पे आ गया रोल कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाई हुई आपको विंग टिप से विंग टिप हो गई आपकी लेटरल एक्सिस। लेटरल एक्सिस हमारी रोल कंट्रोल किससे करेंगे हम लोग, एलेरॉन से। ठीक है, विंग पे जो एलेरॉन लगे हुए हैं वो हमारा रोल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये रोल कंट्रोल का ये दिखा रखा है। ठीक है, बट रोलिंग हो किस एक्सिस के अबाउट रही है, वो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोलिंग होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोलिंग होगी। रोल कंट्रोल कौन करेगा, वो करेगा एलेरॉन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रोल कंट्रोल करेगा एलेरॉन और होगी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। नाउ बात करते हैं पिच के लिए। तो ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सिस की बात करें तो हाँ, पिच आपकी होगी अबाउट लेटरल एक्सिस। ठीक है, अबाउट लेटरल एक्सिस आपको पिच देखने को मिलती है। कंट्रोल कौन करेगा, एलिवेटर। कंट्रोल सरफेस इसमें कौन सा यूज होगा पिच अप पिच डाउन के लिए, एलिवेटर। और एक किस एक्सिस के अबाउट होगी, ये जो एक्सिस होगी वो होगी लेटरल एक्सिस। नेक्स्ट इज यॉ और डायरेक्शन एक्सिस। तो डायरेक्शन एक्सिस में क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस आपको कन्फ्यूजन जो होता है वो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का होता है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। डायरेक्शन एक्सिस तो सेम ही है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही हमारा एयरक्राफ्ट यॉ करता है। लेटरल एक्सिस के अबाउट आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आपकी लेटरल स्टेबिलिटी होती है। यही DGCA में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इस स्लाइड को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, ये पेपर में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नोज से टेल के लिए।
अलोंग में पिचिंग होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग में पिच अप पिच डाउन होगा, अबाउट में रोल होगा। आपसे पेपर में वो सिर्फ अबाउट वाले वर्ड पूछता है, तो आपको सिर्फ अबाउट वाले याद रखने हैं, ठीक है। अबाउट, लॉन्गिट्यूडनल के अबाउट रोल होगा, लिटरल के अबाउट पिच होगा, डायरेक्शनल के अबाउट यॉ होगा। ये आपको अबाउट वाली चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी याद रखो कि अलोंग में, लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग में पिच होता है, लिटरल के अलोंग में रोल होता है, और डायरेक्शन में तो दोनों ही हैं सेम, अलोंग हो या अबाउट हो वहाँ पे यॉ ही होता है। बस ये एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी आपको याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल नोज टू टेल, लिटरल विंग टिप टू विंग टिप, और डायरेक्शनल टॉप टू बॉटम। रोल कंट्रोल कौन करेगा? एलेरॉन। कहाँ पे लोकेटेड है? ट्रेलिंग एज ऑफ द विंग पे, ठीक है। पिच एलिवेटर कंट्रोल करेगा, पिच अप पिच डाउन एलिवेटर कंट्रोल करेगा। कहाँ लोकेटेड? रियर पोर्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेल असेंबली। यॉ कंट्रोल करेगा रडर, और कहाँ लोकेटेड है? रियर पोर्शन ऑफ द वर्टिकल टेल असेंबली। ये आपको याद रखना है। सो यहाँ ये एलिवेटर है, ये पिच अप पिच डाउन कंट्रोल करेगा। एलरॉन ये रखा है आपका ट्रेलिंग एज ऑफ द विंग पे, ये आपका रोल कंट्रोल करता है। रडर ये वर्टिकल एक्सिस पे, तो ये आपका यॉ कंट्रोल करेगा। ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे ये मूवमेंट है कंट्रोल सरफेसेस का, कि देखो कंट्रोलेबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने कंट्रोल कॉलम को फॉरवर्ड में मूव किया, ठीक है, तो मैंने आगे तरफ मूव किया, तो मेरा टेंडेंसी क्या है, मैं चाहता हूँ नोज डाउन हो जाए एयरक्राफ्ट की। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल कॉलम को आगे पुश किया, ठीक है, तो इस समय क्या होगा, एलिवेटर जो है मेरा वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर एलिवेटर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो वो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा विच विल प्रोड्यूस अ नोज डाउन पिचिंग मूवमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन अगर एलरॉन की बात करूँ, तो कंट्रोल व्हील को मैंने क्या किया, मान लीजिए लेफ्ट में मैंने टर्न किया कंट्रोल व्हील को, तो एलरॉन जो है, लेफ्ट विंग का एलरॉन जो है वो भी, क्योंकि मैंने लेफ्ट में टर्न करने की कोशिश की है, तो लेफ्ट विंग का मेरे हिसाब से, यानी कि पायलट के हिसाब से कंट्रोल सरफेस का मूवमेंट हो रहा है। मैं लेफ्ट में रोल करना चाहता हूँ, जैसे मैंने लेफ्ट में कंट्रोल व्हील को घुमाया, जो एलरॉन है वो लेफ्ट विंग का एलरॉन अप चला जाएगा, और राइट विंग का एलरॉन डाउन चला जाएगा। इस वजह से क्या होगा, मेरा एयरक्राफ्ट जो है लेफ्ट विंग की तरफ रोल हो जाएगा। रडर इज कंट्रोल बाय द फुट पैडल। तो यहाँ पे रडर का क्या है, आपने लेफ्ट रडर को पुश किया है, तो रडर जो है हमारा आपने लेफ्ट रडर पैडल को पुश किया है, मतलब आपका रडर जो है लेफ्ट की साइड मूव हो जाएगा, और आपके एयरक्राफ्ट को नोज से मतलब लेफ्ट की तरफ मूव कर देगा। तो दिस इज हाउ आपके जो कंट्रोलेबिलिटी है वो रिलेटेबल है यहाँ पे, कि पायलट ने कंट्रोल सरफेस को कैसे किस डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है, उस हिसाब से फ्लो बिहेवियर चेंज होगा, और उस हिसाब से हमारा एयरक्राफ्ट में चेंजेस आएंगे उसके पिचिंग में, रोलिंग में और यॉइंग में। So thank you for your attention. I hope you will get the idea regarding to all these things which I have shared in this video. I'll be back with another video.